स्टूडेंट्स, देखो अभी तक हम लोग ने रेजिस्टिविटी के बारे में जान चुके हैं और उसके साथ साथ ये भी जान चुके हैं कि रेजिस्टिविटी को रो से बताया जाता है, डिनोट किया जाता है। रो का इक्वेशन कुछ आर ए बाई एल रहता है, जहाँ पर आर होता है रेजिस्टेंस, ए होता है एरिया एंड एल होता है लेंथ। दैट मीन्स कोई भी रेजिस्टिविटी, कोई भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस, उसका एरिया और लेंथ का, ये तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रो भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रो घटेगा। तो लेंथ हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि डिवाइड के नीचे है, और रो रेजिस्टेंस और एरिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स अगर आर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा, आर घटेगा तो रो घटेगा। सिमिलरली ये भी वही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिए हैं, और आप लोग को एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट गिवन था, जिस चार्ट में आपको बता दिया गया था कि कुछ कंडक्टर होते हैं, कुछ एलॉय होते हैं और कुछ इंसुलेटर होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के रेजिस्टिविटी कैसा है वो भी आपको बता दिया गया था उस चार्ट में। तो वो वहाँ से कुछ कुछ मेटल के बारे में आप लोग जान लो। कॉपर का कितना होता है, एल्युमिनियम का कितना होता है, सिल्वर का कितना होता है। सिल्वर को हम लोग बेसिकली Ag से डिनोट करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स, कुछ कुछ एलिमेंट्स को याद कर लो कि उनका रेजिस्टिविटी कितना है। और इंसुलेटर बेसिकली कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए देखो यहाँ पर एज ए नोट्स आपको गिवन है कि इसका रेजिस्टिविटी देखो कितना ज़्यादा है, 10⁻12। दैट मीन्स 1 के पीछे 12 जीरो लगेगा, ऐसे चलते जाएगा, 12 जीरो होगा। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई है। अगर रेजिस्टिविटी बहुत हाई है दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इंसुलेटर्स के रेजिस्टिविटी ज़्यादा होते हैं, उसलिए करंट फ्लो नहीं कर सकते। तो ये हो गया हम लोग का प्रीवियस टॉपिक्स पे जो हम लोग पे डिस्कशन किए थे। यहाँ पर आपको जो नोट्स मैंने भेजे हैं वहाँ से आप लोग थोड़ा पढ़ लो, ये सारे पॉइंट्स थोड़ा बहुत पढ़ लो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रेजिस्टेंस अगर कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है। तो हम लोग ने एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग ने अभी तक जितने भी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे वो सिंगल रेजिस्टेंस था, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कनेक्शन ऐसा करना पड़ता है कि सर्किट ऐसा हो जाता है कि एक रेजिस्टेंस नहीं रहता सर्किट में। आप लोग ने ऐसे देखे होंगे कि एक ही रेजिस्टेंस है और फिर वो कनेक्ट हुआ है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, तो फिर क्या रेजिस्टेंस में फ़र्क आ जाएगा, क्या वोल्टेज डिफरेंस में फ़र्क आ जाएगा, क्या करंट फ्लो चेंज हो जाएगा, इन सब के बारे में जानेंगे। और रेजिस्टेंस कितने टाइप से एक सर्किट में जुड़ सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप से रेजिस्टेंस जुड़ते हैं कोई भी सर्किट में, एक होता है सीरीज़ कनेक्शन और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। आप लोग अगर पिक्चर के वाइज देखो तो पहले आपको सीरीज़ समझाया गया है, उसके बाद आपको पैरेलल कनेक्शन समझाया गया है। तो हम लोग सीरीज़ कनेक्शन समझते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन होता क्या है। सीरीज़ कनेक्शन में देखो आपको नोट यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सर्किट में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी के साथ 3 रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। पहले R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है। देखो यहाँ R1 एक रेजिस्टेंस है, फिर R2 है, फिर R3 है। तो 3 डिफरेंट रेजिस्टेंस जिनका वैल्यू हम लोग को पता नहीं है कि कितना है R1, कितना है R2, कितना है R3। कुछ भी हो सकता है, मान लो कि ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस को अगर हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा रेजिस्टेंस का शुरू हो रहा है। ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट हो गया, ये वाला जंक्शन पॉइंट हो गया। तो अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं कोई सर्किट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन, जिसमें जैसे यहाँ पर पिक्चर में गिवन है देखो। तो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि करंट फ्लो कैसे होगा। देखो करंट फ्लो यहाँ से होते जाएगा, यहाँ पर देखो आई आपको गिवन है, करंट फ्लो हो रहा है, देखो एरो भी दे दिया है। तो करंट फ्लो होते होते पहले करंट R1 के थ्रू से जाएगा, और जब R1 मतलब रेजिस्टेंस 1 के थ्रू से जाएगा तो उसका वोल्टेज डिफरेंस थोड़ा हो जाएगा।
तो ये जगह को अगर हम लोग देखते हैं तो ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पर R1 है, और इस पॉइंट पे जब करंट इधर से आ रहा है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज जितना होगा इस पॉइंट में उससे वोल्टेज थोड़ा घट जाएगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखो यही पॉइंट से दूसरा R2 शुरू हो रहा है, दैट मीन्स इसका वोल्टेज डिफरेंस इसके साथ से नहीं है। इस पॉइंट पे जितना वोल्टेज था इस रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग में उतना वोल्टेज नहीं रहेगा, और वैसे करते करते करंट फ्लो हो रहा है। देखो पहले R1 में जा रहा है, फिर R2 में जा रहा है, फिर R3 में जाके करंट रिटर्न अपने नेगेटिव एंड में जाके नेगेटिव टर्मिनल में जाके स्टॉप हो रहा है। स्टॉप तो नहीं होता, कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है। इस टाइप के कनेक्शन में हम लोग को जो ध्यान में रखना है कि तीनों रेजिस्टेंस अलग होते हैं, और अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को एक साथ हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो लास्ट में हम लोग इसको बोलेंगे कि ये एक रिजल्टेंट या फिर ओवरऑल या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। हम लोग ज़्यादातर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये टर्म ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपसे हमेशा पूछा जाता है कि ऐसा तीन रेजिस्टेंस दे दिया जाता है या फिर 4 रेजिस्टेंस दे देता है सीरीज़ कनेक्शन में, फिर बताता है पूछा जाता है कि निकालो कि इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। रिजल्टेंट कभी कभी आप लोग से पूछा जाता है कि ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है निकालो, या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है निकालो। तो बेसिकली आपको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है सीरीज़ कनेक्शन के लिए, कि तीनों रेजिस्टेंस को आपको जोड़ देना है। R1 R2 एंड R3 को जोड़ दो, जितना भी रिजल्ट आएगा वही होगा उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे देखो यहाँ पर गिवन है आपको कि RS मतलब क्या हो गया, R रेजिस्टेंस रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट RS रिजल्टेंट रेजिस्टेंट हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया R1 + R2 + R3, ये तीनों। अगर 4 रेजिस्टेंस रहता तो और एक ऐड करके R4 कर देते, 5 रहता तो 5 नंबर भी ऐड कर देते हैं। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कनेक्शन का ये हो गया फॉर्मूला। कभी कभी आपसे प्रूफ भी करने के लिए पूछा जा सकता है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ कि कैसे हो रहा है, तो आप यहाँ से फॉलो करो, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉलो करो। देखो आपको यहाँ क्या बताया गया है कि अगर सर्किट में मैं वोल्टेज डिफरेंस देखूँ, कहाँ, ये पॉइंट का और ये पॉइंट का, तो ये 3 वोल्टेज डिफरेंस के सम के बराबर है। जब हम लोग ये जगह को देखेंगे, सिर्फ ये सेक्शन को देखेंगे, तो देखो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस होगा V1, क्योंकि यहाँ पॉइंट का अलग वोल्टेज है, इस पॉइंट का वोल्टेज अलग है। अब जब हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे, इस सेक्शन को देखेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग है, दैट मीन्स यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस होगा V2। और अगर हम लोग इस पॉइंट का देखेंगे, इस सेक्शन में देखेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज अलग है और इस पॉइंट का वोल्टेज अलग है, दैट मीन्स यहाँ होगा V3। लेकिन अगर हम इन तीनों के रिस्पेक्ट में, इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें, दैट मीन्स ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट में अगर हम लोग वोल्टेज देखेंगे, तो देखेंगे कि इन तीनों का जितना भी वोल्टेज डिफरेंस था V1 V2 और V3, इन तीनों के ऐड करने के बराबर है। ऐड करने के बाद जितना भी रिजल्ट आएगा उतना ही होगा इनका वोल्टेज डिफरेंस टोटल, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस इसी सर्किट के साथ कनेक्टेड है। तो इसी सर्किट के इन पॉइंट का वोल्टेज और इन पॉइंट का, ये पॉइंट का वोल्टेज जितना होगा डिफरेंस, वही होगा इन तीनों के सम के साथ बराबर। तो वही बताया गया है कि V = V1 + V2 + V3। अभी आप ओहम लॉ से ये भी कह सकते हो कि V1 कितना होगा। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी सीरीज कनेक्शन में करंट फ्लो होता है, दैट मीन्स जब भी I फ्लो होता है, I कभी चेंज नहीं होता, I चेंज नहीं होता। दैट मीन्स अगर 5 एम्पेयर करंट जा रहा है तो 5 एम्पेयर करंट रेजिस्टेंस R1 के थ्रू से भी जाएगा, R2 के थ्रू से भी जाएगा और R3 के थ्रू से भी जाएगा। I चेंज नहीं होता है, I फिक्स्ड रहता है, ठीक है। क्या चेंज होता है? वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है।
ठीक है, लेकिन करंट कभी चेंज नहीं होता। तो मैं बता सकता हूँ कि जब भी वोल्टेज वन क्या था, जितना करंट जा रहा था इनटू जितना उसका रेजिस्टेंस था। तो V1 इक्वल्स टू हो गया I इंटू R1। V2 क्या होगा I इंटू R2 एंड V3 क्या होगा I इंटू R3। तो आपको समझ में आया कि करंट सीरीज कनेक्शन में सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। यही बात यहाँ पर बता दिया गया है कि V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। अब अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ दें यहाँ से, V कितना हो जाएगा, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3 अगर पुट कर दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और अगर हम लोग सोचते हैं कि हमारे इन तीनों रेजिस्टेंस को जोड़ के एक बड़ा सा रेजिस्टेंस हम लोग सोच लेते हैं, तो क्या होगा। देखो वोल्टेज डिफरेंस कितना था, V था टोटल, इसमें कितना करंट जा रहा था, I करंट जा रहा था। और इन तीनों को जोड़ने के बाद अगर हम लोग इसको रेजिस्टेंस RS बोलते हैं, तो इस सर्किट के हिसाब से हम लोग लिख ही सकते हैं कि V इक्वल्स टू I इंटू RS, ये लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका। सो दिस इज, ये V के जगह I R लिख दिया है, जहाँ पर R क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंट है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। सो देखो I कॉमन ले लिया, इधर से I कॉमन ले लिया और इधर भी I था, ये I और ये I क्रॉस आउट हो गया, तो बचा क्या है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये प्रूफ आप लोग से कभी कभी पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो जो पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, वो क्या है कि जब भी सीरीज़ कनेक्शन होता है उसमें I फिक्स्ड रहता है, I कभी चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वो है वोल्टेज और रेजिस्टेंस। ओके, अगर हम सीरीज़ कनेक्शन को थोड़ा फिर से देखें तो क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इतना इजी नहीं होता, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा कसरत करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, घबराओ मत, पिक्चर जैसा भी है इसको समझो थोड़ा, कि करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, सब कुछ इधर प्लस था इधर नेगेटिव था, सर्किट के यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होते होते जब इस पॉइंट पे आएगा तो 3 पार्ट में करंट टूट जाएगा। पहला पार्ट में चल जाएगा I1, दूसरा पार्ट में चल जाएगा I2, तीसरा पार्ट में चल जाएगा I3। आपको यहीं पर समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी पैरेलल कनेक्शन हो रहा है तो करंट एक्चुअली बढ़ जा रहा है। मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। सर्किट को पहले देखो, सर्किट क्या हुआ, देखो पैरेलल कनेक्शन कैसा हो गया, उसमें सीरीज में जहाँ पर एंड हो रहा था वहाँ से दूसरा रेजिस्टेंस शुरू हो रहा था। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं, देखो A पॉइंट है और B पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में ही तीनों के तीनों रेजिस्टेंस का 2 एंड या फिर 2 टर्मिनल जुड़े हुए हैं। टर्मिनल मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस का ये स्टार्टिंग टर्मिनल है, ये एंड टर्मिनल है। तो देखो ये स्टार्टिंग टर्मिनल A पे जुड़ा हुआ है और एंड टर्मिनल B पे जुड़ा हुआ है। लेकिन सीरीज़ कनेक्शन में देखो ऐसा नहीं था, रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग टर्मिनल कहाँ पर जुड़ा था, एंड टर्मिनल कहीं और पे जुड़ा था। अगर मैं पॉइंट का नाम भी दे दूँ तो ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, और उसके नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाए D। तो देखो अलग अलग रेजिस्टेंस, मैं फिर से नाम दे देता हूँ, ये A पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C, ये पॉइंट हो गया D। देखो रेजिस्टेंस R1 A और B टर्म पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, R2 B और C पे जुड़े हुए हैं, R3 C और D पे जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड इन द सेम पॉइंट्स, दे आर कनेक्टेड इन द डिफरेंट पॉइंट्स। और अगर डिफरेंट पॉइंट पे जुड़े हैं तो वोल्टेज डिफरेंस तो होगा ही। लेकिन इसमें देखो पैरेलल कनेक्शन में देखो R1 भी A और B के पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं,
R2 भी देखो ए और बी के साथ जुड़े हुए हैं, और R3 भी देखो ए और बी के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो इसमें हुआ क्या, जो बात समझना है वो है कि R1 के दो एंड में जितना वोल्टेज डिफरेंस रहेगा, R2 के दो एंड में भी उतना ही वोल्टेज डिफरेंस रहेगा, और R3 के लिए भी सेम ही होगा वोल्टेज डिफरेंस। देखो यहाँ पर R1 गिवन है, एक्चुअली R3 होना चाहिए, दो बार R1 दे दिया है, R1 R2 R3 होना चाहिए। यहाँ R1 है, यह R2 है, ये R3 होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया है। तो देखो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस सेम टर्मिनल पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, और सेम दो टर्मिनल का एंड है, दैट मीन्स वोल्टेज डिफरेंस तीनों के लिए ही सेम है। नोट कि अगर सीरीज हुआ तो उसमें करंट सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है, लेकिन अगर पैरेलल हुआ तो उनके वो जो रेजिस्टेंस थे उनके वोल्टेज डिफरेंस सेम रहता है, फिक्स्ड रहता है। सीरीज में करंट फ्लो सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंस सेम रहता है। ये नोट कर लो आप लोग थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी आप समझो कि वोल्टेज के बारे में तो समझ गए, लेकिन करंट जब सप्लाई होगा इस सर्किट में तो क्या होगा। मान लो कि 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था, तो क्या तीनों रेजिस्टेंस से 10 एम्पेयर करंट फ्लो होगा? नहीं, तीनों रेजिस्टेंस से 10 एम्पेयर करंट फ्लो नहीं होगा, वो 10 बढ़ जाएगा, वो 10 बढ़ जाएगा। अभी डिपेंड करता है कि कैसे बढ़ेगा। 3 3 4 तीनों को ऐड करो, 10 हो रहा है, तो क्या ऐसे बटेगा कि 1 2 7 ऐसे बटेगा, कि मान लो 5 3 2 ऐसे बटेगा। आप चाहे जितना भी कॉम्बिनेशन ले लो, सबको अगर ऐड करूँगा तो करंट कितना हो जा रहा है, 10 एम्पेयर ही हो जा रहा है। 5 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, इन तीनों एम्पेयर का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 एम्पेयर। तो कौन सा प्रोसेस में बटेगा करंट? क्या 5 जाएगा यहाँ से 2 जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा? क्या यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ से 7 जाएगा, कि यहाँ से 2 जाएगा? कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कैसा है। जैसा रेजिस्टेंस होगा, अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट कम फ्लो होगा, और अगर कम रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। हम लोग उस पर बाद में जाएंगे, उस डिस्कशन पे बाद में जाएंगे। पहले जो चीज़ समझना है कि देखो करंट सप्लाई डिफरेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अगर करंट 10 जा रहा था, यहाँ पर जाके वो 10 करंट 3 पार्ट में टूट जा रहा है। 3 रेजिस्टेंस था उसलिए 3 पार्ट में टूट रहा है। 4 रेजिस्टेंस होता तो 4 पार्ट में टूटता, 2 रेजिस्टेंस रहता तो 2 पार्ट में टूटता। और वो पार्ट का वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा कम करंट फ्लो होगा, और जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा उससे कम ज़्यादा करंट फ्लो होगा। मैं रिपीट करता हूँ, मान लो ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस है, ये हो गया 5 ओम, और एक रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। आप समझ रहे हो कि मैं एक पैरेलल कनेक्शन बता रहा हूँ। तो अभी मैं मान लो यहाँ पर 10 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा हूँ, 10 नहीं, मैं मान लो आप मान लो 30 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसका रो ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, इससे कम फ्लो होगा। अब एक कैलकुलेशन होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बोल देंगे कि किधर कितना करंट जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन पार्ट को हम लोग अभी ओमिट रखते हैं तो बस यही बात समझ में आएगा कि 30 एम्पेयर के मैक्सिमम करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, और इधर से स्मॉलर पार्ट फ्लो होगा। दैट मीन्स मान लो कि यहाँ से चल जाएगा 20 एम्पेयर करंट इधर से चल जाएगा, और यहाँ से 10 एम्पेयर करंट चल जाएगा। आपको बात समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इधर से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने से लिए ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से 20 एम्पेयर करंट मान लो चल गया, और ये 5 एम्पेयर है, 5 ओम है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में,
तो यहाँ से कम करंट फ्लो होगा, इधर से 10 एम्पेयर करंट जाएगा। तो देखो 20 और 10 को अगर ऐड करते हैं तो 30 आ जा रहा है, तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप अभी इस पे मत जाओ कि कितना करंट फ्लो होगा, बस इस बात को ध्यान में रखो कि करंट जितना भी आ रहा है, आई जितना भी जा रहा है, वो यहाँ पर ए टर्मिनल पे आने के बाद 3 पार्ट में टूट जाएगा, I1, I2 और I3। आप ये बात को भी नोट कर लो कि क्या होता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट फिक्स्ड था, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में आई फिक्स्ड नहीं है, आई 3 पार्ट में टूट गया। 3 पार्ट में क्यों टूटा? क्योंकि 3 रेजिस्टेंस था, 2 रेजिस्टेंस रहता तो 2 पार्ट में टूटता, 4 रेजिस्टेंस रहता तो 4 पार्ट में टूटता। ओके, ये बात समझने के बाद अब समझो कि इधर से करंट गया फिर बी पॉइंट पे आ गया, इधर से करंट गया फिर बी पॉइंट पे आ गया, इधर से करंट गया तो फिर बी पॉइंट पे आ गया। दैट मीन्स करंट यहाँ पर जितना था यहाँ पर भी उतना ही रहेगा, क्योंकि तीनों आके वहाँ पर जाके अटैच हो जा रहा है, अटैच हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर फिर करंट वही आ जाएगा। ओके, नाउ आप देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपको बताया गया कि टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जितना भी करंट जा रहा है वो एक्चुअली क्या होगा, टोटल करंट के साथ बराबर होगा। दैट मीन्स पहला पार्ट में I1 गया था, दूसरा पार्ट में I2, तीसरा पार्ट में I3 गया था, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो I के बराबर होगा। I मतलब जो स्टार्टिंग में जितना करंट जाना शुरू किया था। अभी फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे, V इक्वल्स R होता है, ये तो ओम ने बता के गया था। यहाँ से हम लोग बता सकेंगे कि I क्या होता है, V/R होता है, ऐसा होता है। दैट मीन्स अगर हम लोग इस I को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि देखो पहला रेजिस्टेंस कितना था, R1 था, और उसमें से करंट कितना जा रहा था, I1 जा रहा था। तो उस हिसाब से हम लोग I1 क्या लिखेंगे, V/R1। I2 क्या लिखेंगे, V/R2। और उसी हिसाब से I3 को क्या लिखेंगे, I3 को लिखेंगे V/R3। ऑब्वियसली ऐसे लिखना है क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है और रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। अब क्या फिक्स्ड है, पैरेलल कनेक्शन में फिक्स्ड क्या है, वोल्टेज। उसलिए देखो वोल्टेज कभी चेंज नहीं हो रहा है, V1 V2 V3 नहीं हो रहा है, V सेम ही रह रहा है, क्योंकि इस पॉइंट का वोल्टेज जितना है इस पॉइंट का वोल्टेज भी उतना ही है, और तीनों A B टर्मिनल के एंड के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए वोल्टेज डिफरेंस सेम है। सो हम लोग अभी LHS और RHS से समझते हैं। देखो I के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/RS मतलब क्या बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो उसलिए यहाँ पे लिख दिया V/R। और अगर सेपरेट तोड़ के देखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। और अगर यहाँ से मैं V कॉमन ले लिया तो ऊपर से अगर V कॉमन ले लेता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि V/R इक्वल्स टू V कॉमन ले लेता हूँ तीनों से, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा होगा। और देखो V और V कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 1/R3। तो ये वाला आप लोग थोड़ा ध्यान में रख लो। तो दो जो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में समझे, एक हो गया सीरीज कनेक्शन, एक हो गया पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में देखो क्या था फॉर्मूला कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R सीरीज, ये क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और RP क्या होगा, देखो तो ये देखो 1/RP हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फॉर्मूला आप लोग दोनों याद कर लो। इसके रिस्पेक्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग से पूछा जाता है। ये वाला हो जाता है प्रूफ पार्ट, ये पिक्चर के साथ पैरेलल के लिए, और ये ऊपर में जो आपको गिवन है यहाँ पर, यहाँ से पिक्चर के साथ, ये वाला हो जाता है सीरीज कनेक्शन का ये फॉर्मूला का प्रूफ पार्ट। तो प्रूफ भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है आप लोग से। तो होपफुली आपने रेजिस्टेंस के 2 पार्ट को आप लोग ने समझ लिए हैं कि एक होता है सीरीज कनेक्शन जिसमें बेसिकली रेजिस्टेंस आपस के एंड टू एंड जुड़े होते हैं,
और पैरेलल में क्या होता है, एंड टू एंड जुड़ा नहीं रहता, वो लोग तीनों के कॉमन पॉइंट होते हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ओके, तो आई होपफुल आप लोग को रेजिस्टेंस के दो टाइप के कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। एक हो गया सीरीज कनेक्शन, दूसरा हो गया पैरेलल कनेक्शन। मैंने आपको इनका नोट भेज दिया है, आप लोग इसको पढ़ लो थोड़ा और खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, प्रूफ करने का कोशिश करो, एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ो एंड इट विल बी हेल्पफुल। तो इनके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांटेज क्या होता है पैरेलल कनेक्शन का, सीरीज कनेक्शन का एडवांटेज कहाँ होता है, कहाँ लॉस होता है पैरेलल कनेक्शन में, कहाँ सीरीज कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है, ये सब के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।